जय हिंद। आप सबका अपना चैनल शक्ति एजुकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम देखते हैं आरओ भर्ती के लिए कृषि से जहां से प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं। हमने वही टॉपिक को लिया है जहां से प्रश्न पिछली बार छपे हैं और आगे आने की संभावना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर भारत कृषि आरओ भर्ती परीक्षा के लिए विशेष है। इसमें हम देखते हैं भारतीय कृषि हरित क्रांति। इसमें देखेंगे कृषि के प्रमुख मुख्यालय और कितनी ऋतुओं में कौन सी फसल बोई जाती हैं, सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो यहाँ पर भारत एक कृषि प्रधान जो है देश है और 2011 के जनगणना के अनुसार हमारे देश की लगभग 55% जनसंख्या जो है कृषि पर आधारित है। और आगे हम देखते हैं कि भारतीय को कृषि मुख्यतः मानसून पर ही आधारित है, इसीलिए हम मानसून का जुआ भी कहते हैं। हमारे यहाँ मानसून पर ही खेती बहुत ज़्यादा आधारित होती है। बारिश आएगी तो अच्छी होगी, बारिश समय से नहीं आई तो हमारी फसल खराब हो जाती है। आगे यहाँ पर देखते हैं, अगर भारत का कृषि का वर्ष माना जाए तो 1 जुलाई से 30 जून तक माना जाता है। ये VIMP नोट करिएगा कि भारत का कृषि वर्ष जो है 1 जुलाई से 30 जून तक माना जाता है। और यहाँ पर मौसम के आधार पर फसलों का विभाजन मुख्य रूप से 3 रूपों में किया गया है। जो पहला ऋतु है रबी की फसल, जिसको हम शीतकालीन फसल कहते हैं। और इसमें प्रमुख कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं तो गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, अलसी, आलू आदि बोई जाती हैं। और इसमें हम देखते हैं कि इसकी कटाई की अवधि क्या है। तो इसमें कटाई की अवधि जो हम देखते हैं, कटाई की बुआई की अवधि, तो पहले बुआई की अवधि में मार्च अप्रैल, यहाँ पर इधर हो गया है। तो बुआई की अवधि मार्च अप्रैल है और कटाई की अवधि यहाँ पर अक्टूबर नवंबर है। मार्च अप्रैल में ये फसलें बोई जाती हैं और कटाई जो होती है इसकी अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। आगे देखते हैं दूसरा जो है खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल में हम देखते हैं कि इसको हम ग्रीष्मकालीन फसल भी कहते हैं। और इसमें प्रमुख फसलें जो हैं चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, तंबाकू, कपास, रागी, सोयाबीन आदि आते हैं। और इसमें बुआई की अवधि इसकी हम देखते हैं तो बुआई की अवधि इसकी जून जुलाई है और कटाई की अवधि जो है यहाँ पर अक्टूबर नवंबर है। यानी कि ये जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। तो ये दूसरी फसल हो गई खरीफ की फसल। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और मिलान करने के लिए भी आता है, तो आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं, तीसरा है जायद की फसल। तो जायद की फसल जो अभी इसका समय चल ही रहा है, जायद की फसल को हम शीत एवं ग्रीष्म के बीच का मध्य का फसल बोलते हैं। इसमें प्रमुख फसलें तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि विभिन्न प्रकार की सब्जियां आती हैं जो अभी इस समय निकल ही रही हैं। बुआई की अवधि इसकी होती है मार्च अप्रैल और कटाई अवधि जून जुलाई। इसके बाद फिर धान की रुपाई होने लगती है। तो ये 3 प्रकार की फसल मौसम के आधार पर बांटा गया है। आगे देखते हैं, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कर सकते हैं। और यहाँ पर देखते हैं बहुत ही VIMP ये टॉपिक है कि भारत को सामान्यतः कृषि जलवायु कारकों के आधार पर 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया। कितने? 15 कृषि जलवायु। ये पिछली बार अभी PCS का पेपर में ये पूछा गया था कि कितने जलवायु कारकों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया। तो 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है, क्योंकि हमारा देश जो है विभिन्नताओं का देश है। यहाँ पर भूखंड भी अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र है, कहीं पहाड़, खाई, पठार, कहीं रेगिस्तान, कहीं गंगा यमुना का मैदानी भाग। तो अलग अलग भूखंडों के आधार पर अलग अलग फसलों की भी यहाँ पर बुआई होती है। तो उसके आधार पर 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। ये बहुत बार पूछा गया है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो द्वारा भारत को 20 कृषि उपक्षेत्रों में और 60 कृषि उप क्षेत्रों में और 20 कृषि क्षेत्र स्थित क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इसको भी आप नोट डाउन करके चलिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, उप क्षेत्र है। आगे देखते हैं, हरित क्रांति यहाँ से बहुत बार पूछा गया है। तो हरित क्रांति टॉपिक से हम देखेंगे कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो नॉर्मन ई बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और भारत की बात करें तो भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन हैं। इसको आप नोट करके चलेंगे। आगे देखते हैं, हरित क्रांति शब्द जो है इसका सर्वप्रथम प्रयोग, जिसको ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं, इसका प्रयोग अमेरिका के डॉक्टर विलियम गाइड ने सबसे पहले किया था। और आगे देखते हैं, यहाँ पर आगे हम देखते हैं, भारत में खाद्यान्न के संदर्भ में समस्याओं से निपटने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1966 और 67 में की गई है। आप बहुत ही VIMP है, नोट करेंगे कि हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 में की गई थी। और भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली पंतनगर उत्तराखंड को कहा जाता है। तो
पंतनगर उत्तराखंड में भारत में जो है कृषि का पहला विश्वविद्यालय भी खुला था, जो आगे हम बात करेंगे। वहाँ से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली पंतनगर उत्तराखंड है। अब यहाँ पर देखते हैं कि हरित क्रांति का प्रमुख क्षेत्र क्या था। तो हरित क्रांति का जो प्रमुख क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान का कुछ क्षेत्र था। भारत में हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा लाभ किस फसल को, तो गेहूं की फसल, उसके बाद धान की फसल को प्राप्त हुआ। आगे हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक कृषि विज्ञान से। यहाँ पर विश्व में अगर हम उर्वरक उत्पादन और उपभोग की बात करें तो भारत का स्थान तीसरा है, जबकि चीन एवं अमेरिका क्रमशः प्रथम और द्वितीय स्थान पर है। तो भारत तीसरा स्थान पर उर्वरक उत्पादन में और उपभोग करने में है, और पहले में पर चीन और दूसरे पर अमेरिका है। तो आप इसको भी नोट डाउन करके चलेंगे। आगे देखते हैं विश्व में अगर फलों एवं सब्जियों में उत्पादन की बात करें तो विश्व में फल एवं सब्जी के उत्पादन की बात करें तो भारत द्वितीय स्थान पर है और चीन प्रथम स्थान पर है फल और सब्जी का उत्पादन करने के लिए। आगे देखते हैं हम, आगे आता है हमारा यहाँ पर कि कृष्णा गोदावरी के क्षेत्रों को चावल का कटोरा, राइस बाउल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उत्तर प्रदेश भारत में जो है शक्कर का कटोरा के नाम से जाना जाता है। शुगर बाउल ऑफ इंडिया कहलाता है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर कृष्णा गोदावरी के क्षेत्रों को चावल का कटोरा कहते हैं और उत्तर प्रदेश राज्य को शक्कर का कटोरा कहते हैं, यानी चीनी का कटोरा। आगे देखते हैं तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की जो प्रक्रिया है वो क्यूरिंग कहलाती है। तंबाकू की जो पत्तियों की सुखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्यूरिंग। ये भी आप इंपॉर्टेंट है, याद करके चलेंगे। शुष्क भूमि के लिए देखें तो शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल मूंगफली होती है। अगला टॉपिक हम देखते हैं कि भारत में जो कहवा यानी काफ़ी जिसे हम कहते हैं, पीते हैं बहुत अच्छे से, तो काफ़ी जो है भारत में उत्पादन, इसकी शुरुआत बाबा बूदन की पहाड़ियाँ जो कर्नाटक में है वहाँ से शुरू हुई थी। और सुपारी एवं कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है कर्नाटक है, जबकि प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। तो आप इसको नोट डाउन करके चलेंगे। आगे देखते हैं, सभी हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक को ही लिया है जहाँ से प्रश्न बिल्कुल छपते हैं। तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करते रहें। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लंबे रेशे वाली जो अमेरिकन कपास होती है उसको देश के उत्तर पश्चिम में नरमा कहते हैं, ये भी कई बार पूछा गया है। और यहाँ पर देखते हैं कि प्राकृतिक जो रबर है, प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है ये केरल है। ये कौन सा राज्य है, केरल। तो केरल प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आगे देखते हैं परीक्षा विशेष के तौर पर, यहाँ पर अभी हमने आगे पीछे बात की थी कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, बहुत VIMP है, ये पूछा गया कई बार PCS वाला और RO में। गोविंद बल्लभ पंत यानी GB पंत, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 17 नवंबर 1960 को पंतनगर उत्तराखंड में की गई और ये भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। आगे देखते हैं कृषि से जुड़ी विभिन्न पद्धतियां एवं तकनीकें देखते हैं। पहला जो है मिश्रित कृषि किसे कहते हैं, तो कई बार मिश्रित कृषि, बागवानी कृषि, झूम कृषि ये पूछा गया है। तो मिश्रित कृषि क्या होती है कि जब फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन का भी कार्य होता है तो उसे हम कहते हैं मिश्रित कृषि कहते हैं। और आगे हम देखते हैं दूसरा है बागानी कृषि। तो बागानी कृषि क्या होती है, तो बागानी कृषि वह होती है कि जब व्यापार को ध्यान में रखकर कृषि क्षेत्र में एक ही प्रकार की खेती की जाती है तो उसे हम बागानी कृषि कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, बागानी कृषि कहते हैं। और इसके उदाहरण में जैसे आप देख सकते हैं चाय, काफ़ी, रबर, फल आदि आते हैं। अगला कृषि का प्रकार हम देखते हैं तो चक्रीय कृषि। चक्रीय कृषि क्या होती है, तो चक्रीय कृषि में हम देखते हैं कि इस प्रकार की जो कृषि की भूमि उर्वरता अधिक समय तक बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार की फसलों को बदल बदल कर बोया जाता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं चक्रीय कृषि। और अगला है, यहाँ से बहुत बार पूछा गया है जैविक कृषि से। तो जैविक कृषि पर्यावरण को ध्यान में रख करके रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, विभिन्न प्रकार की आप हानिकारक दवाइयाँ जो हम खेत में छिड़काव करते हैं, इसका कुछ भी, ये सब कुछ का प्रयोग न करके हम केवल ऑर्गेनिक, जिसको हम बोलते हैं गोबर की खाद हो गया, हरी खाद हो गया, उसका प्रयोग करके हम खेती करते हैं, उसको जैविक कृषि कहते हैं, बिना उर्वरक और कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करें। तो ये जैविक कृषि कहलाती है। और जैविक कृषि वाला जो सबसे पहला राज्य हमारा भारत का सिक्किम है वो बन गया है। तो सिक्किम जो है भारत का प्रथम जैविक राज्य है जहाँ पर जैविक कृषि होती है। और अल्बर्ट हावर्ड को आधुनिक जैविक कृषि का जनक भी कहा जाता है।
तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं झूम कृषि, बहुत बार ये पूछा गया झूम कृषि क्या है। तो झूम कृषि में वर्तमान समय में इस प्रकार की खेती जनजातियों द्वारा की जाती है जिसमें वनों को जलाकर, झाड़ियों को साफ कर कर और भूमि पर खेती की जाती है, और इसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। तो कई बार स्थानांतरित कृषि भी पूछा है, तो आप याद रखेंगे झूम कृषि जो आदिवासियों द्वारा अधिकतर की जाती है, जनजाति जो जंगलों और झाड़ियों को साफ करके वहाँ भूमि पर खेती की जाती है। आगे हम देखते हैं कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांति है, जहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। हरित क्रांति, हरित क्रांति की शुरुआत किसके लिए की गई, तो खाद्य उत्पादन के लिए की गई। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है, तो फल एवं सब्जी उत्पादन से संबंधित है। आगे देखते हैं श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, बहुत बार श्वेत क्रांति पूछा गया है। और यहाँ पर श्वेत क्रांति के जनक की बात की जाए तो श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन है, और श्वेत क्रांति से आप याद रखेंगे दूध उत्पादन, यानी दुग्ध सफ़ेद वाइट होता है तो उससे श्वेत मतलब सफ़ेद होता है, तो इससे आप याद रखेंगे लॉजिक लगा के। नीली क्रांति, मछलियों को आप उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए जाना जाता है। गोल क्रांति का जो संबंध है आलू उत्पादन, गोल मतलब आलू गोल गोल होता है तो उससे आप याद रखेंगे कि गोल क्रांति आलू उत्पादन। भूरी क्रांति यानी कि उर्वरक उत्पादन, खाद का जो निर्माण किया जाता है तो उर्वरक उत्पादन को भूरी क्रांति से जोड़ते हैं। पीली क्रांति क्या होती है, तो पीली क्रांति तिलहन होती है, यानी कि सरसों का फूल पीला होता है तो तिलहन उसी को हम कहते हैं, तो आप याद रखेंगे कि पीली क्रांति तिलहन उत्पादन होता है। रजत क्रांति क्या होता है, तो अंडा उत्पादन होता है, ये कई बार पूछा गया, रजत क्रांति माने अंडा उत्पादन से संबंधित है। अमृत क्रांति तो नदियों को जोड़ने की योजना है जिससे कि अधिक से अधिक मात्रा में सिंचाई हो सके और फसलों का उत्पादन हो सके, तो उसे अमृत क्रांति कहते हैं। अगला क्रांति है गुलाबी क्रांति, तो गुलाबी क्रांति किसे कहते हैं, तो झींगा मछली, मछलियों में एक मछली होती है झींगा मछली, तो आप उसे जानते हो, उसको सुखाकर भी मार्केट में बेचा जाता है, बहुत महंगी 500-600 रुपये केजी के आती हैं सुखा करके, तो ये गुलाबी क्रांति झींगा मछली से उत्पादन है। लाल क्रांति मांस एवं टमाटर उत्पादन, मांस लाल होता है जैसे टमाटर भी लाल लाल, तो उससे लाल क्रांति को याद रखेंगे। और एक होती है काली क्रांति, तो काली क्रांति खनिज तेल, ये जो उत्पादन हम करते हैं खनिज तेल निकलता है तो काली क्रांति से उसको हम जोड़ते हैं। यहाँ तक सारी क्रांतियाँ अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आगे देखिए विशिष्ट कृषि विधियाँ, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें और वीडियो में अंत तक बने रहें। विशिष्ट कृषि विधियाँ हम देखते हैं, तो पहला होता है कि यहाँ विटीकल्चर, यहाँ पर हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक को ही लिया है जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं इसका आजकल के जो पैटर्न है। तो विटीकल्चर में अंगूरों का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है, उसे हम विटीकल्चर कहते हैं। पीसी कल्चर में क्या होता है, तो मछली पालन किया जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे। सेरीकल्चर क्या होता है, तो सेरीकल्चर जो होता है रेशम उत्पादन होता है, सेरीकल्चर यानी कि रेशम उत्पादन। मूंगा रेशम का उत्पादन विश्व में केवल भारत में ही होता है जो असम राज्य में है, तो रेशम के कई प्रकार होते हैं जिसमें मूंगा रेशम का उत्पादन विश्व में केवल भारत ही करता है जिसका राज्य असम राज्य है। अगला हम देखते हैं एपी कल्चर, तो एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन किया जाता है। फ्लोरिकल्चर फूलों की कृषि से संबंधित है। वर्मी कल्चर यानी कि अर्थवार्म का आपने नाम सुना होगा बायोलॉजी में, तो वर्मी कल्चर केचुआ पालन जो भूमि को उर्वरक के लिए भुरभुरा बनाते हैं जिससे कि फसल अच्छी होती है, इसे हम किसान का मित्र भी कहते हैं। और लास्ट में हम देखते हैं यहाँ पे आलवी कल्चर जो जैतून की कृषि होती है, तो ये कृषि संबंधित यहाँ पर हमने देखा कि कौन किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। और आगे देखते हैं, बहुत बार ये पिछली बार का भी पेपर जो हुआ था उसमें पूछा गया है कि प्रमुख कृषि बोर्ड एवं मुख्यालय कौन कौन से हैं। तो हम पहला देखते हैं कि बोर्ड इधर है मुख्यालय और इधर है बोर्ड, तो कौन कौन से बोर्ड हैं। तो पहला यहाँ पर काफ़ी बोर्ड जो है ये कहाँ किस राज्य में है, तो बेंगलुरु कर्नाटक राज्य में बेंगलुरु में स्थित है काफ़ी बोर्ड। अगर रबर बोर्ड की बात करें तो कोट्टायम केरल राज्य में स्थित है। आगे देखते हैं, आगे है चाय बोर्ड, तो चाय बोर्ड कहाँ स्थित है, तो सभी जानते हैं चाय बोर्ड कोलकाता पश्चिम बंगाल में इसका बोर्ड स्थित है। तंबाकू बोर्ड कहाँ स्थित है, तो गुंटूर के आंध्र प्रदेश में स्थित है तंबाकू बोर्ड। आगे देखते हैं मसाला बोर्ड, तो मसाला बोर्ड जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो मसाला बोर्ड जो है कोच्चि के केरल राज्य में स्थित है, यानी केरल में कोच्चि जो है वहाँ पर मसाला बोर्ड है। और यहाँ पे राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री बोर्ड कहाँ है, तो ये नई दिल्ली यानी अपनी राजधानी में है। आगे देखते हैं भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड, तो भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ है, पुणे यानी महाराष्ट्र में। अंगूर की बहुत ज़्यादा मात्रा में खेती करने के बाद यहाँ इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में किशमिश और एल्कोहल यानी कि शराब भी बनाई जाती है जो महंगी आती है। तो भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राष्ट्रीय मांस एवं कुक्कुट प्रसंस्करण ये कहाँ है, तो ये भी नई दिल्ली में है। तो यहाँ पर हमने देखा
और आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा। तो पहली बार हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें।